नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तीरथ प्रसाद साहू है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एनआईटी रायपुर से हूँ। आज के लेक्चर का टॉपिक है ब्रांच एंड बाउंड फीफो सर्च। ब्रांच एंड बाउंड फीफो सर्च, इसका उपयोग हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने क्या चर्चा किया था? ऑप्टिमाइजेशन क्या है, शाखा और सीमा एक शक्तिशाली ऑप्टिमाइजेशन तकनीक है और हमने यूज़ किया था लिफो टेक्निक, अंतिम इन प्रथम आउट खोज रणनीति, जिसके माध्यम से हमने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखा था। यहाँ पर भी हम लिफो का यूज़ न करके एक अलग टेक्निक यूज़ करेंगे जिसका नाम है फीफो। तो लिफो, शाखा और सीमा के लिए उदाहरण भी हमने देखा था, उन उदाहरणों को भी हम फीफो के माध्यम से समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इस व्याख्यान में शामिल किए जाने वाले विषय हैं ब्रांच और बाउंड का सबसे पहले परिचय कि ये है क्या, इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। फिर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे फीफो सर्च का, फीफो सर्च का विस्तृत कार्यप्रणाली, ये कैसे कार्य करता है और इसका उपयोग हम कैसे करेंगे ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम का। फिर उदाहरण के माध्यम से हम फीफो की टेक्निक को समझेंगे कि ये कैसे ऑप्टिमाइज चीज़ें निकाल करके देता है किसी भी प्रॉब्लम का, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का। पहले आते हैं ब्रांच और बाउंड का परिचय। समझते हैं कि ब्रांच एंड बाउंड है क्या। तो ब्रांच और बाउंड एक उन्नत अनुकूल एल्गोरिथम है। इसका उपयोग जटिल संयोजनात्मक समस्याओं के लिए सर्वोत्तम समाधान खोजने में किया जाता है। जटिल समस्या मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जिसको हम सीधे तरीके से पेन और पेपर से नहीं कर सकते, ऐसी समस्याओं को जटिल समस्या कहा जाता है, जो कि ऑप्टिमाइजेशन की कैटेगरी में आती है। और ऑप्टिमाइजेशन मतलब या तो उसका न्यूनतम फाइंड आउट करना या अधिकतम फाइंड आउट करना। और न्यूनतम जो चीज़ें हैं वो अधिकतम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और अधिकतम को न्यूनतम प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मुख्य सिद्धांत है क्या? मुख्य सिद्धांत है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग मीन्स समस्याओं को छोटे छोटे उप समस्याओं में विभाजित करना। और बाउंडिंग, जब भी हम ब्रांचिंग करते हैं तो हमको हमेशा देखना पड़ता है कि जो भी हम उप समस्या ले रहे हैं वो अपने बाउंड्री के सीमाओं के अंदर ही होने चाहिए। अगर उस सीमा के अंदर नहीं है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका कार्य प्रणाली है क्या? समस्या को एक खोज वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब एक नोड है तो नोड का एक्सपांड किया जाता है, उसका चाइल्ड बनाया जाता है ट्री की तरह। वृक्ष के प्रत्येक शाखा का एक संभावित समाधान का प्रतिनिधित्व करती है और अनुमानित सीमाओं का उपयोग करके अप्रभावी शाखाओं को काट दिया जाता है ताकि हम प्रॉब्लम जो लार्ज स्पेस है उसको स्मॉल स्पेस में कन्वर्ट किया जा सके, ताकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सके। इसका उद्देश्य क्या है? समस्या के संपूर्ण समाधान स्थान की खोज के लिए बिना इष्टतम समाधान प्राप्त करना और कंप्यूटेशनल समय और संसाधनों को कम करना। मतलब ऑप्टिमाइज करना, एट द सेम टाइम वी हैव टू रिड्यूस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और इसका अनुप्रयोग क्या है, मतलब एप्लीकेशन क्या है? बहुत सारे एप्लीकेशन है। ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोमेडिकल में हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, सिविल इंजीनियरिंग में हो, इस टेक्निक का उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। बस आपको जो समस्याएं हैं वहाँ पर उस समस्याओं को फलन के रूप में दर्शाना होगा। तो इसका उपयोग जो उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे वो समझेंगे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के तहत और नैपसैक प्रॉब्लम के तहत। ऐसे हैं तो बहुत सारी, जैसे जॉब शेड्यूलिंग का भी प्रॉब्लम होता है, असाइनमेंट समस्याएं हैं। तो खोज रणनीति क्या है? हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, अंत में आओ पहले पाओ, या अंत में जो आता है उसको हम पहले प्रोसेस करते हैं और उससे समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले अंदर जाएगा उस आइटम का पहले एक्सपैंड होगा और वहां से उस समस्या का समाधान पहले निकाला जाएगा। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसका फीफो होता क्या है? फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यह एक कतार जिसको बोलते हैं क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यह एक कतार आधारित खोज रणनीति है जो ब्रांच एंड बाउंड में प्रयोग की जाती है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसमें हम टॉप से एलिमेंट को, आइटम को डालते थे और वहां से डिलीट करते थे, निकालते थे नोड को प्रोसेस करने के लिए। यहां पर दो पॉइंटर काम करता है, फ्रंट एंड रियर। तो जो कि अभी मैं फ्रंट एंड रियर ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, हम तुरंत आते हैं इसके मूल सिद्धांत पे कि जो नोड पहले कतार में प्रवेश करता है उसकी पहले जांच की जाती है और उस नोड का, उस आइटम का विस्तार पहले होता है और वहाँ से समाधान पहले निकाला जाता है। तो यह उथली चौड़ी खोज प्रदान करता है। विस्तृत कार्य प्रणाली इसका क्या है? प्रारंभिक नोड को कतार में डाला जाता है जब तक कतार खाली नहीं हो जाती।
नोड को कतार में डाला जाएगा जब तक कि कतार खाली नहीं हो जाती। कतार के सामने से एक नोड निकाला जाता है, जैसा कि हमको पता है ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो जो फर्स्ट नोड है उसको हमको वहां से निकाला जाएगा और निकालने के बाद उस नोड का एक्सपैंड किया जाएगा। नोड एक्सपैंड करने के बाद समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। तो यदि यह लक्ष्य नोड है, जो नोड निकाला जा रहा है कतार से क्यू से, जिसको बोलते हैं डी क्यू, निकालने को बोलते हैं डी क्यू और डालने को बोलते हैं एन क्यू। एन क्यू मतलब एंटरिंग द आइटम इनटू द क्यू और डी क्यू मतलब डिलीटिंग अ पर्टिकुलर आइटम फ्रॉम द क्यू। तो यदि अगर जो भी आइटम हम क्यू से निकाल रहे हैं, कतार से निकाल रहे हैं, अगर यह लक्ष्य नोड है तो खोज वहीं समाप्त हो जाएगी। हम उस नोड का एक्सपेंशन नहीं करेंगे, अन्यथा इस नोड को सभी चाइल्ड नोड्स को कतार के अंत में जोड़ा जाता है। अगर उसका नोड का हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो नोड के एक्सपेंशन के लिए जो भी एक चाइल्ड होंगे उसको अगेन हम क्यू में डालते रहेंगे, मतलब एन क्यू होगा। तो प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता या सभी संभावनाएं समाप्त नहीं हो जाती। तो यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी। अब हम यहां पर आते हैं डेटा संरचना। जो मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा था कि इसका क्यू का डेटा संरचना क्या, यहां पर आपको ग्राफ में दिख रहा होगा। तो यहां पर फ्रंट रियर नाम के दो पॉइंटर होते हैं जिसकी सहायता से हम आइटम को इंसर्ट और डिलीट करते हैं क्यू में। तो यहां पर आइटम डाला जाता है, आप देख सकते हैं राइट साइड से हम आइटम को डालते जाएंगे। तो कतार का उपयोग सामान्यतः लिंक्ड लिस्ट या एरे के रूप में कार्यान्वित करते हैं। इसमें दो मुख्य ऑपरेशन होते हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे एन क्यू कतार में जोड़ना, डी क्यू कतार से निकालना। तो यहां पर देखिए कैसे प्रोसेस हो रहा है। 23 को जोड़ा, 9 को जोड़ा, 11 को जोड़ा, फिर -6 को जोड़ा, फिर 25 को जोड़ा। और यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो रेयर पॉइंटर की वैल्यू है एक एक बढ़ते जा रही है। ये तब तक हम जोड़ते रहेंगे जब तक कि ये क्यू फुल नहीं रहता। ये जोड़ने की प्रक्रिया। इस तरीके से हम आइटम को इंसर्ट करते हैं, किसमें, क्यू में। अब देखते हैं हम डिलीट कैसे करते हैं। तो डिलीट फ्रंट पॉइंटर की से होता है। तो यहां से हम जो पहले इंसर्ट हुआ था वो पहले डिलीट हो रहा है, देख सकते हैं आप। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहां पर। और डिलीट करने के साथ ही चीजों को हम प्रोसेस करते हैं। जो भी नोड वहां से निकलता है उस नोड का एक्सपेंशन करेंगे। यहां पर सिर्फ हम क्यू का ऑपरेशन दिखा रहे हैं कि क्यू में आइटम इंसर्ट कैसे होता है और डिलीट कैसे होता है। जैसे ही हम लास्ट आइटम को वहां से डिलीट करते हैं, यहां पर क्यू एम्प्टी हो चुका है। जैसे ही क्यू एम्प्टी होगा हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे, यहां पर एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। इस द सेम कॉन्सेप्ट इंसर्शन और डिलीशन ऑफ क्यू, इसका हम उपयोग ब्रांच एंड बाउंड तकनीक के माध्यम से जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। समय जटिलता, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे खराब स्थिति जो होती है इसकी होती है ऑर्डर ऑफ बी डी, जहां बी ब्रांचिंग फैक्टर है और डी समाधान की गहराई है। और स्मृति जटिलता, जिसको बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसका भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ बी डी है। ठीक है, इसका गुण क्या है? गुण यह है कि पूर्णतः यदि समाधान मौजूद है तो फीफो सर्च उसे जरूर खोज लेगा। और इष्टतमता है, यदि कोई समाधान है तो यह सबसे कम गहराई वाला समाधान खोजेगी। तुलना, लीफो से भिन्न है, लीफो गहराई पहले खोज करता है। और दूसरा क्या है, समान गहराई के सभी नोड्स की जांच करने के कारण बीएफएस के समान व्यवहार करता है। तो कहने का मतलब यह है कि फीफो एज कंपेयर टू लीफो थोड़ा सा एडवांटेज है। अब हम ब्रांच एंड बाउंड का उपयोग फीफो में कैसे करेंगे और फीफो का महत्व क्या है उसमें, और हम कैसे समस्या का समाधान निकालेंगे, उसको आगे हम देखेंगे। तो समस्या के समाधान स्थान को व्यवस्थित रूप से खोजने के लिए अनुमति देता है, स्तरवार खोज सुनिश्चित करता है, जो कुछ समस्याओं के लिए लाभदायक हो सकता है। सबसे पहले हम इनिशियल सेटअप करेंगे। प्रारंभिक सेटअप क्या होगा? रूट नोड का चयन करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट नोड का सिलेक्शन करना। सबसे पहले समस्या का प्रारंभिक नोड, जिसको रूट नोड भी बोला जाता है, चुना जाता है। इसे ही सर्च प्रक्रिया का शुरुआती बिंदु माना जाता है, क्योंकि यही इसी नोड से हम नोड को एक्सपैंड करेंगे। फिर क्यू का निर्माण करना। एक खाली पंक्ति क्यू है, बनाई जाती है। इस क्यू में नोड्स को फीफो क्रम में प्रोसेसिंग के लिए रखा जाता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्रम में प्रोसेसिंग के लिए रखा जाएगा। आइटम को एंटर करेंगे, आइटम को निकालेंगे, लेकिन फीफो के क्रम में। जो भी फीफो की टेक्निक है जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा है, उसी प्रोसेसिंग को यूज करते हुए जो भी नोड्स उसमें डाले जाएंगे और निकाले जाएंगे उसको हम प्रोसेस करके आगे क्यू का उपयोग करेंगे। तो रूट नोड को क्यू में सबसे पहले हम डालेंगे। तो प्रारंभ में रूट नोड को क्यू में डाल दिया जाता है। यह पहला नोड है जिसे सर्च प्रक्रिया में प्रोसेस किया जाएगा। फिर मेन लूप में आएंगे तो क्यू से पहला नोड निकालेंगे, क्योंकि हमने नोड को डाला है तो क्यू से पहला नोड निकालेंगे। तो क्यू को जब पहला नोड निकालेंगे तभी तो हम उस नोड का विस्तार कर पाएंगे।
और नोड को प्रोसेस और विस्तार करना। या तो प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने की प्रक्रिया में ही हमको पता चल जाएगा कि नोड को या तो वो कुछ समाधान दे रहा है, अगर समाधान नहीं दे रहा है तो उसका एक्सपेंशन करेंगे या तो डिस्कार्ड करेंगे। तो सबसे पहले जो भी नोड क्यू से निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के साथ ही हम इसको देखेंगे कि इस नोड का या तो इसको यहीं पर स्टॉप करना है या इसको प्रोसेस करके इस नोड का विस्तार करना है। फिर इसके बाद गोल चेकिंग, इस नोड को जांचें कि क्या यह लक्ष्य नोड है या नहीं, जो कि मैं बता चुका। अगर लक्ष्य नोड है तो भी इसका एक्सपेंड नहीं करेंगे। यदि हां, अगर यह लक्ष्य नोड है तो सर्च प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी और इस नोड तक पहुंचने का पथ ही सर्वोत्तम समाधान होगा। यदि नहीं तो क्या करेंगे, आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। मतलब एल्गोरिथम में जो स्टेप्स हैं वो रिपीट होते रहेंगे। ब्रांचिंग, अब देखिए ब्रांचिंग और बाउंडिंग का उपयोग इसमें कैसे करते हैं। ब्रांचिंग मतलब होता है जो भी नोड हमारे पास हैं या जो भी समस्याएं हमारे पास हैं उस समस्याओं को उप समस्याओं में कन्वर्ट करना। क्योंकि एक अगर हम समस्या को समस्या की तरह देखेंगे तो उसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हम ब्रांचिंग का टेक्निक यूज करते हैं कि समस्याओं को सबसे पहले उप समस्या में विभाजित किया जाता है और फिर उन समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। तो यदि यह नोड लक्ष्य नोड नहीं है तो इस नोड से जुड़े सभी चाइल्ड नोड उप समस्याएं उत्पन्न करेंगी और उन उप समस्याओं को सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हमको समाधान मिल सके। तो जो भी चाइल्ड नोड बनेंगे उनको सारे चाइल्ड नोड, एक नोड की बात कर रहा हूं, अगर एक नोड के अगर बहुत सारे चाइल्ड नोड हैं तो उस चाइल्ड नोड को एक एक करके क्यू में डाला जाएगा। मतलब एन क्यू चाइल्ड नोड्स, मतलब एंटरिंग ऑल द चाइल्ड नोड्स इनटू द क्यू। तो चाइल्ड नोड्स को क्यू में डालें, उत्पन्न हुए सभी चाइल्ड नोड्स को क्यू के अंत में फीफो नियम के अनुसार डालेंगे। तो ये चाइल्ड नोड्स अगले प्रोसेसिंग चरण में जांच के लिए तैयार रहते हैं ताकि हम समस्या का समाधान निकाल सकें। अब प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करेंगे। कब तक इसको दोहराएंगे, ऐसी प्रक्रिया को, लूप को कैसे जारी रखेंगे। इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है। अगली बार क्यू में से सबसे पहले डाले गए नोड को निकाला जाएगा। जो भी सबसे पहला नोड डाला गया है क्यू में उसको निकाला जाएगा और इसी क्रम में उपरोक्त चरणों को दोहराया जाएगा। मतलब नोड को निकालने के साथ उसको प्रोसेस करेंगे और अगर हम उसको समाधान अगर वहां से ले सकते हैं तो समाधान लेंगे, अगर समाधान नहीं ले सकते हैं तो अगेन उस नोड का एक्सपांसन होगा। और नोड का एक्सपांसन मतलब उसका चाइल्ड जनरेट करेंगे और फिर से सारे जितने भी चाइल्ड जनरेट होंगे एक एक करके फिर से नोड में डाला जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि लक्ष्य नोड नहीं मिल जाता, मतलब एक समाधान मिल जाने पर सर्च बंद हो जाता है और दूसरा क्यू खाली नहीं हो जाता। यही दो टर्मिनेशन क्राइटेरिया है। इस एल्गोरिथम को टर्मिनेट करने के लिए कब तक हम दोहराएंगे, ये दो कंडीशन अगर हमको मिल जाते हैं, अगर लक्ष्य नोड मिल जाता है तो एल्गोरिथम समाप्त हो जाएगा, या तो क्यू खाली हो जाता है तो भी एल्गोरिथम समाप्त हो जाता है। दोनों ही केस में जो भी सबसे बेस्ट समाधान है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, वही समस्या का समाधान है। एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें है प्रूनिंग। प्रूनिंग होता क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रूनिंग होता क्या है। यदि किसी स्थिति में कोई नोड ऐसा मिलता है जो आगे की समस्याओं के लिए अनुकूलित नहीं है या अनुकूलित नहीं कर सकता, यानी उसकी कोई संभावना नहीं है कि वह लक्ष्य तक पहुंचे, तो उस नोड को और उसके चाइल्ड्स नोड को क्यू में नहीं डाला जाएगा। इसे प्रूनिंग कहते हैं और यह सर्च स्पेस को कम करने के लिए उपयोगी है। तो ऐसा करने से भी आप कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। कि प्रूनिंग कब होगी, ऐसा कोई नोड जो हमारे लिए आगे अनुकूल नहीं है, जिससे कोई संभावना नहीं है कि हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, तो उस नोड को और उस नोड के सारे चाइल्ड नोड्स को क्यू में नहीं डाला जाएगा। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रूनिंग कहते हैं। और सर्च का समापन कैसे होगा, समाधान मिलने पर, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब लक्ष्य नोड मिलता है तो सर्च बंद कर दी जाती है और समाधान की रिपोर्ट की जाती है। और समाधान न मिलने पर नो सॉल्यूशन फाउंड भी, जरूरी नहीं है कि समाधान मिल जाए। तो यदि क्यू खाली हो जाती है तो कोई समाधान नहीं मिला है, तो यह संकेत मिलता है कि दिए गए समस्या में कोई समाधान नहीं है, तब भी हम एल्गोरिथम को टर्मिनेट कर देंगे। अब हम जो भी सीखे हैं, फीफो, ब्रांच एंड बाउंड, प्रूनिंग, एंटरिंग द आइटम इनटू क्यू, डिलीटिंग द आइटम फ्रॉम द क्यू, उन सब का कॉन्सेप्ट जो भी हमारे पास समस्याएं हैं उस समस्याओं में लगाएंगे। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि नैपसैक प्रॉब्लम एक समस्या है। नैपसैक दो तरह की होती है, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम। तो फ्रैक्शनल में बात नहीं करूंगा, हमने यहाँ पर 0-1 नैपसैक का प्रॉब्लम लेते हैं, उसका उदाहरण लेते हैं। उसका उदाहरण लेते हुए हम फीफो सर्च के माध्यम से ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक का उपयोग करते हुए इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। सबसे पहले समस्या को समझते हैं कि समस्या है क्या। आपके पास एक बैग है जिसको हम नैपसैक बोल रहे हैं, जिसकी अधिकतम क्षमता वेट 7 यूनिट है।
ये हमारे पास एक बैग है जिसको हम नैपसैक बोल रहे हैं, जिसकी अधिकतम क्षमता क्या है, 7 यूनिट है। आपके पास 3 आइटम्स हैं जिसके वजन और मूल्य इस प्रकार हैं जो कि तालिका में दिए हुए हैं। लक्ष्य क्या है, बैग में आइटम्स का ऐसा चयन करना जिससे कि बैग की कुल क्षमता जो 7 यूनिट है उससे अधिक ना हो और मूल्य अधिक से अधिक हो, मूल्य अधिक से अधिक हो। तो हम यहां पर सिंपल उदाहरण लिए हुए हैं, 3 आइटम, और दूसरा जो कॉलम है वो वेट को दर्शाता है, वजन को दर्शाता है, तीसरा जो वैल्यू को दर्शाता है जिसको मूल्य बोलते हैं। मूल्य हमको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए और वजन जो भी क्षमता है नैपसैक की उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमें आइटम को बैग में डालना है। तो देखते हैं कि इस फीफो सर्च का उपयोग करके कैसे हम नैपसैक प्रॉब्लम का समाधान ढूंढते हैं। तो फीफो सर्च में हम संभावित समाधानों के ट्री का लेवल बाय लेवल अन्वेषण करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप, प्रारंभिक स्टेप, इनिशियल सेटअप में क्या करते हैं, रूट नोड जो कि लेवल 0 में होता है, एकदम लेवल 0 पे कोई आइटम नहीं चुना गया है। तो क्यू में क्या होगा, तो यहां पर क्यू के स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है। क्यू में लिखा गया है कि अभी इसका लेवल 0 है, टोटल वेट अभी इसका 0 है, टोटल वैल्यू 0 है, आइटम कुछ भी नहीं है। तो लेवल 0 की स्थिति है क्यू में, ये मतलब क्यू में अभी कुछ भी नहीं है। ये है प्रारंभिक स्थिति या प्रारंभिक सेटअप। आते हैं दूसरे स्टेप में। अब हम रूट नोड की प्रोसेसिंग करेंगे। तो रूट नोड अभी क्या है, लेवल 0, उसको क्यू से हमको निकालना है। यहां पर कोई आइटम अभी तक चुना नहीं गया है, मतलब क्यू अभी खाली है। तो क्यू अभी खाली है तो करेंगे क्या, हमारे पास इसके 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं। सबसे पहला आइटम इसमें क्या है, आइटम नंबर 1। तो या तो आइटम 1 को हम क्यू में डालेंगे, शामिल करेंगे, या तो आइटम नंबर 1 को शामिल नहीं करेंगे। अगर हम आइटम 1 को शामिल करते हैं तो दूसरा केस लागू नहीं होगा, अगर दूसरा केस लागू होता है तो पहला केस लागू नहीं होगा। तो हम पहले केस की बात करते हैं। पहले के केस में हम चलिए आइटम 1 को शामिल करते हैं क्यू में। तो लेवल को हमको अप करना पड़ेगा। तो लेवल 0 से ये हो जाएगा लेवल 1। और देखिए आइटम 1 का जो वेट है वो कितना है, 3 है। तो टोटल वेट अभी 0 था, तो 0 से बढ़ के 0 + 3 कितना हो गया, 3। टोटल वैल्यू 0 थी क्योंकि इसका मूल्य है 25, तो 0 + 25 कितना हो गया, 25। अभी तक आइटम, अगर आप दूसरे बैक स्लाइड में जाएंगे तो यहां पर कोई आइटम नहीं है, 5 आइटम में जो लिखा हुआ है बड़े ब्रैकेट में उसमें कुछ भी नहीं है, नील। अभी हमने क्या डाल दिया, आइटम नंबर 1। ये स्थिति बनी, ये है क्यू की स्थिति। लेकिन दूसरी स्थिति क्या है, आइटम 1 को शामिल ना करें। तो आइटम 1 को शामिल ना करें तो लेवल अभी भी 1 होगा, आप लेवल को अप करेंगे लेकिन टोटल वेट 0 होगा, टोटल वैल्यू 0 होगा, आइटम कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहां इस केस में पर्टिकुलरली जो हमने एग्जांपल लिया है, अभी हम आइटम 1 को इसमें शामिल कर रहे हैं। तो हमारे क्यू की स्थिति क्या बन रही है, लेवल 1, टोटल वेट 3, टोटल वैल्यू 25 और आइटम 1। और यहां पर इसको भी हमने इंसर्ट किया हुआ है, जो दूसरा शामिल ना करें इसको भी देखा गया है। चलो इसको भी प्रोसेस करके देख लेंगे। तो शामिल अगर हम इसको क्यू में डालते हैं तो अभी स्थिति ये बनती है, लेवल 1, टोटल वेट 0, टोटल वैल्यू 0 और आइटम कुछ भी नहीं। ये दो नोड हमने डाला है किसमें, क्यू में, या एक तरीके से क्यू में 2 आइटम डाला है, ये दो आइटम है। तो अब इसमें देखेंगे कि पहला कौन सा डाला गया है आइटम, पहला आइटम डाला गया है लेवल 1, टोटल वेट 3, टोटल वैल्यू 25 और आइटम 1। और दूसरा आइटम कौन सा डाला गया है, लेवल 1, टोटल वेट 0, टोटल वैल्यू 0 और आइटम कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट जो इंसर्ट हुआ है उसी को हम सबसे पहले प्रोसेस करेंगे। तो स्टेप 3, लेवल 1 की प्रोसेसिंग। और लेवल 1 की प्रोसेसिंग भी पहला आइटम ऑफ क्यू। तो पहले नोड को क्यू से निकालें क्योंकि हमको उसे प्रोसेस करना है। तो पहला आइटम लेवल 1, टोटल वेट 3, टोटल वैल्यू 25 और आइटम 1 को हम निकालते हैं। तो इसको हम निकालने के बाद इसका प्रोसेस करेंगे। तो इसको अगेन 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं क्योंकि दूसरा आइटम 2 है। तो या तो लेवल 1 का चाइल्ड बनेगा आइटम 2 या तो नहीं बनेगा। तो आइटम 2 को या तो शामिल करें या तो 2 आइटम को शामिल ना करें। अगर आइटम 2 को शामिल करते हैं तो लेवल को अप करना पड़ेगा। अभी लेवल 1 है तो लेवल 1 बन जाएगा लेवल 2 और टोटल वेट को भी जोड़ना पड़ेगा। करंट जो टोटल वेट है वो 3 है, दूसरे आइटम का वेट कितना है, 4 है। तो कितना हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा 7। और टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी 25 है तो 25 + 40 कितना हो जाएगा, 65। और आइटम हो जाएगा, अभी तक 1 था तो आइटम 1 से हो जाएगा 2, तो आइटम 1,2। तो ये हो जाएगी हमारी नोड की स्थिति आइटम 2 को शामिल करने के बाद। अगर आइटम 2 को शामिल नहीं करते हैं तो नोड की क्या स्थिति बनेगी, लेवल 2, लेवल तो अप होगा ही लेकिन टोटल वेट उतना का उतना ही रहेगा, जो कि 3 है तो 3 ही रहेगा और टोटल वैल्यू भी चेंज नहीं होगा और आइटम की स्थिति भी चेंज नहीं होगी। ये दूसरा नोड बनेगा। अब इन दूसरे नोड को देखेंगे तो पहले क्या था, अब अगर आप देखेंगे क्यू की स्थिति तो इस नोड को निकाल चुके हैं पहले नोड को, अब एक ही नोड बचा हुआ है। तो इन नोड के अलावा 2 और नोड डालेंगे जो कि आइटम 2 को शामिल करने के बाद, आइटम 2 को शामिल नहीं करने के बाद ये 2 नोड को फिर से इंसर्ट करेंगे। तो पहला कौन सा नोड इंसर्ट होगा, आइटम 2 को शामिल करे वाला नोड
नोड इंसर्ट होगा। तो इससे बना है लेवल 2 टोटल वेट 7 टोटल वैल्यू 65 और आइटम 1 2, और दूसरा नोड बना है लेवल 2 टोटल वेट 3 टोटल वैल्यू 25 और आइटम 1। ये अभी हमारी क्यू की स्थिति है। मतलब क्यू में हमारे कितने आइटम हैं? 3 आइटम हैं। अब क्यू में सबसे पहले, इस स्थिति में सबसे पहले कौन सा इंसर्ट हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड वाला, मतलब लेवल 1 टोटल वेट 0 टोटल वैल्यू 0 और आइटम कुछ भी नहीं। इसको निकालेंगे। तो इसको कंटिन्यू किया तो दूसरे नोड को क्यू से निकालें, लेवल 1 टोटल वेट 0 टोटल वैल्यू 0 और आइटम कुछ भी नहीं। तो अब हम दूसरे नोड को क्यू से निकालते हैं। ये दूसरा नोड है क्यू का, जिसका स्थिति है लेवल 1 और टोटल वेट 0 टोटल वैल्यू 0 और आइटम इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसके भी 2 चाइल्ड होंगे, या तो आइटम 2 को शामिल करेंगे या आइटम 2 को शामिल नहीं करेंगे। अगर आइटम 2 को शामिल करते हैं इस नोड के लिए तो लेवल अप होगा, लेवल 1 से लेवल 2 बन जाएगा। टोटल वेट कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि टोटल वेट अभी 0 है और सेकेंड आइटम का वेट है 4, तो 0 + 4 4 हो जाएगा और टोटल वैल्यू 40, आइटम हो जाएगा 2। आइटम कुछ भी नहीं था तो इसलिए आइटम केवल 2 होगा। और अगर आइटम 2 को शामिल नहीं करते हैं तो नोड की क्या स्थिति बनेगी? लेवल अभी भी अप होगा तो लेवल 2, और जो टोटल वेट टोटल वैल्यू और आइटम एज इट इज रहेगा, तो ये स्थिति बनेगी। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? अगेन हम क्यू में इंसर्ट कर देंगे। तो क्यू में इंसर्ट करने के बाद हमारे पास अभी क्यू की स्थिति कैसी हुई? क्यू में हमारे पास कितने नोड हुए? 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड और 4 नोड। टोटल कितने बने? 4 नोड। अब इन चारों नोड में से जो सबसे पहला नोड इंसर्ट हुआ है वो वहां से हम निकालेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे। जो कि सबसे अभी रिसेंट नोड, जो सबसे पहला नोड ऐड हुआ है वो दर्शाता है लेवल 2 टोटल वेट 7 टोटल वैल्यू 65 और आइटम 1 2। तो इसको हम निकालेंगे यहां से। तो जब हम इसको निकालते हैं तो इसको प्रोसेस करेंगे। तो टोटल नोड में लेवल 2 है, टोटल वेट 7 है और टोटल वैल्यू 65 है और आइटम 1 2 है। यह नोड पहले से ही बैग की क्षमता पूरी कर चुका है, क्योंकि बैग की क्षमता कितनी है? बैग की क्षमता है 7। तो हम इस नोड का एक्सपांड कर ही नहीं सकते, इस नोड से आगे और बढ़ ही नहीं सकते, इसलिए इसे हमें प्रून करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से हटाना पड़ेगा। और इसको हम आप रख सकते हैं कि यहाँ से आप केवल टोटल वेट हमको मिला है 7 और जो नैपसैक में जो जाएगा वो आइटम जाएगा 1 2। अब नोड 2 में देखते हैं इसका दूसरा नोड लेवल 2 टोटल वेट 3 टोटल वैल्यू 25 और आइटम 1। आइटम में क्या है? ओनली फर्स्ट आइटम। तो इसके भी 2 चाइल्ड बनेंगे। 2 चाइल्ड बनने के लिए हम आइटम 3 को अब डालना पड़ेगा। ये नया आइटम आ रहा है वहां से, तो आइटम 3 को या तो शामिल करेंगे या तो नहीं करेंगे। अगर शामिल करते हैं तो टोटल वैल्यू कितना हो जाता है? 8, और टोटल वैल्यू 8 है तो यहां पर भी क्षमता से अधिक हो गया नैपसैक के, तो इसको भी प्रून करना पड़ेगा, तो इसको भी प्रून कर दीजिए। लेकिन आइटम को शामिल अगर नहीं करना है तो लेवल को अप करना पड़ेगा, तो लेवल अप हो जाएगा 3 और टोटल वेट हो जाएगा 3, क्योंकि एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम यहां पर आइटम 3 को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो जो करंट स्थिति है वही स्थिति होगी, सिर्फ लेवल बस क्या होगा? अप होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। अगेन जो फर्स्ट इन इसमें हुआ है उसको एक्सपैंड करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं लेवल 2 टोटल वेट 4 टोटल वैल्यू 40 और आइटम 2, यही हमारे पास बचा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे। और इसको एक्सपैंड करने के लिए या तो आइटम 3 को शामिल करेंगे या आइटम 3 को शामिल नहीं करेंगे। अगर आइटम 3 को शामिल करते हैं तो टोटल वेट हो जाता है 9, जो कि नैपसैक की क्षमता से अधिक है, तो इसको हम प्रून कर देंगे। और फिर शामिल नहीं करने से हम लेवल को बस अप कर देंगे और क्यू के आइटम की स्थिति वही बनी रहेगी। अब दूसरा नोड क्यू में डालें। तो दूसरा नोड को क्यू में डाल दिए, जिसको लेवल आइटम 3 को शामिल नहीं किए हैं। अब आइटम 3 को शामिल करने के बाद क्यू की स्थिति क्या बनती है? ये क्यू की स्थिति बनने से हमारे पास कितने आइटम मिल गए हैं? 3 आइटम। अभी भी क्यू में 3 आइटम है और इन 3 आइटम में जो सबसे पहले एंटर हुआ है उसको सबसे पहले वहां से निकालेंगे और प्रोसेस करेंगे। तो इसको सबसे पहले अगर निकालते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो आइटम 3 को या तो शामिल करना है या तो आइटम 3 को शामिल नहीं करना है। अगर आइटम 3 को शामिल करते हैं तो इसका लेवल हो जाएगा 2 से 3, वेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेट अभी 0 है तो आइटम 3 बस का वेट होगा जो कि है 5 हो गया, उसी का वैल्यू होगा जो कि 50, और यहाँ पर आइटम कुछ भी नहीं था तो आइटम हो जाएगा 3। और आइटम 3 को शामिल नहीं करेंगे तो लेवल बस अप होगा, बाकी एज इट इज रहेगी क्यू के आइटम की स्थिति। तो दोनों ही नोड्स को क्यू में डालें। तो दोनों को नोड्स को क्यू में डालने पर अब कितने नोड्स बनते हैं? 4 नोड बचते हैं किसमें? क्यू में, या 4 आइटम बोल सकते हैं आप। अब एक एक करके फिर से नोड को निकालेंगे। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि लेवल 3 की प्रोसेसिंग और समापन करते हैं तो सभी नोड्स अंतिम स्तर के हैं, मतलब 3 आ चुका है, सारे आइटम जल चुके हैं। सब में देखेंगे कि जो लेवल हो चुका है आइटम 3 तक पहुंच चुके हैं। तो सभी नोड्स को एक एक करके क्यू से निकालते हैं और उसकी प्रोसेसिंग करते हैं या वैल्यू की तुलना करते हैं। तो जब हम पहले की करते हैं तो इसका वेट है 3 और टोटल वैल्यू है 25 और आइटम कितना है? 1। और दूसरे की करते हैं तो टोटल वेट है 4 और टोटल वैल्यू है 40, आइटम है 2। और तीसरे की जब देखते हैं तो उसका टोटल वेट है 5, टोटल वैल्यू है 50 और आइटम है 3। और चौथे की जब करते हैं तो उसमें टोटल वेट है 0, टोटल वैल्यू है 0, कोई आइटम नहीं। तो सबसे अच्छा अभी तक का जो समाधान था प्रीवियस से लेकर के अभी तक, शुरू से लेकर के अभी तक, वो क्या था? टोटल वेट 7 और टोटल वैल्यू 65 और आइटम 1 2। यही सबसे अच्छा समाधान है दिए गए उदाहरण का।
अब दूसरा उदाहरण हम लेते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में यहाँ पर अब देखेंगे कि ग्राफ में दिया गया 4 नोड है, 4 सिटी मान सकते हैं इसको। सोर्स दिया गया है सिटी 1 और डेस्टिनेशन है सिटी 4। सिटी 1 से हमको सिटी 4 में जाना है, कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ऐसा पाथ हमको ढूंढना है। तो इस ग्राफ को देखकर हम एक न्यूनतम लागत का रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे जो स्रोत नोड से शुरू होकर गंतव्य नोड तक जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए हम ब्रांच एंड बाउंड के फीफो रणनीति का उपयोग करेंगे। तो ग्राफ का विवरण क्या है? नोड 1 से 2 की लागत 10 है, 1 से 3 की लागत 15 है, 2 से 4 की लागत 8 है, नोड 3 से 4 की लागत 2 है, नोड 2 से 3 की लागत 4 है। इसका उद्देश्य क्या है? सोर्स नोड 1 से गंतव्य नोड 4 तक पहुंचने के लिए न्यूनतम लागत का मार्ग ढूंढना है। चरण 1 मतलब प्रारंभिक सेटअप। प्रारंभ में हम नोड 1 से शुरुआत करते हैं, तो हम इसको सबसे पहले क्यू में डालेंगे। तो नोड क्या है? नोड 1 लागत कितनी है? 0। पथ क्या है? केवल 1, हम केवल नोड पर हैं। चरण 2 नोड 1 की प्रोसेसिंग करेंगे। तो नोड 1 को क्यू से निकालना पड़ेगा प्रोसेसिंग करने के लिए, तो हमको नोड 1 को क्यू से निकालें। इससे जुड़े सभी संभव रास्तों की जांच करें। तो नोड 1 से जुड़े रास्ते हैं नोड 2 और नोड 3 और नोड 4। अगर नोड 2 में अगर जाते हैं 1 से 2 में तो उसकी लागत है डन और 10 और पाथ हो जाएगा 1 2। अगर नोड 3 को अगर लेते हैं तो लागत हमको मिलता है कितना? 1 से 3 में जाने में 15 और पथ क्या बन जाएगा? 1 3। अगर हम 4 में जाते हैं तो लागत 20 और पाथ क्या मिल जाएगा हमको? 1 4। तो क्यू में देखिए, अगर आप देखते हैं तो नोड 2 लागत 10, पथ 1 2, नोड 3 लागत 15, पथ 1 3, नोड 4 लागत 20, पथ 1 4। इतना ये 3 नोड बन चुका है। एक नोड को प्रोसेस करने से 3 चाइल्ड नोड बने हैं और ये तीनों चाइल्ड नोड को आपको क्यू में एंटर करना पड़ेगा। अब जो क्यू की स्थिति बनी है, इस स्थिति में जो पहले नोड गया है उस नोड को हम वहां से निकालेंगे। मतलब नोड 2 लागत 10 और पथ 1 2 को प्रोसेस करेंगे, निकालेंगे वहां से और उसको प्रोसेस करेंगे। तो नोड 2 से जुड़े रास्ते हैं नोड 4 जिसकी लागत है 8। तो कुल लागत कितनी हो जाएगी? 1 से 2 में जाने में ऑलरेडी 10 है और 2 से 4 जा रहे हैं तो 8 हो गया, तो टोटल हो गया 18 और पथ क्या हो जाएगा? 1 2 4। और अगर हम नोड 3 में जाते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा? इसकी लागत 10 + 4 14 हो जाएगा और पथ हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? किस में डालेंगे? क्यू में। तो इन दोनों को क्यू में हम डाल रहे हैं, तो दोनों को डालने से हमारा क्यू बड़ा हो गया। अब क्यू में जो भी पहले एंटर हुआ है उसको वहां से निकालेंगे। तो हम निकाल रहे हैं नोड 3 लागत 14 की प्रोसेसिंग करेंगे। तो नोड 3 में जब हम देखेंगे तो यहां पर 4 में जाने का एक ही रास्ता है, नोड 4 लागत 2, कुल लागत है 14, 14 + 2, 10 + 4 + 2, तो टोटल हो गया कितना? 16 और हमको मिल गया है डेस्टिनेशन, दैट इज 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 इसको हम डाल देंगे नोड में। अब हम एक एक करके वहां से जो भी नोड की क्यू की स्थिति है, जो भी पहले एंटर हुआ है उसको निकालेंगे और उसको देखेंगे। तो चरण 6 में नोड 4 लागत 16 की प्रोसेसिंग करते हैं। तो नोड 4 जब लागत 16 को क्यू से निकालते हैं, चूंकि यह गंतव्य नोड है, हम इसे समाधान के रूप में मान सकते हैं। अभी तक पथ 1 2 3 4 की लागत 16 है, जो सबसे कम लागत वाला पथ है। तो हम अन्य पथों को की जांच करते हैं, सारे पथों को कंपेयर करते हैं। और जब सारे पथों को कंपेयर करते हैं, जो सबसे कम लागत वाला जो पथ है वो क्या है? 1 2 3 4, जिसकी लागत क्या है? 16। तो समाधान हमको यहां पर मिल चुका है। समाधान बहुत सारे मिले हैं, लेकिन इन सारे समाधानों में सबसे कम लागत वाला समाधान है जिसका पाथ है 1 2 3 4 और जिसकी कुल लागत है 16। तो यह स्रोत से गंतव्य तक पहुंचने का सबसे कम लागत वाला पथ है।